वेलकम टू रीडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है ठंडी आग और ये कॉमिक्स सेकंड पार्ट है मर्द और मुर्दा कॉमिक्स का। और अगर आपने मर्द और मुर्दा कॉमिक्स नहीं सुनी तो वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठंडी आग कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर में है डोगा और एंथनी। और ये कॉमिक एक्शन और थ्रिल से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है ठंडी आग। मरने के बाद उसे मिली थी वो जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो एक मुर्दा जिस्म में वास करती थी, इसलिए वो कहलाया मुर्दा उर्फ एंथनी गोंजाल्वेस। इस मुर्दे ने प्रण लिया था कि इंसाफ की रक्षा की खातिर वो तब कब्र का सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा जब जब कोई मजलूम उसे पुकारेगा। तब भी बाहर आएगा जब जब बेसहारा रह गए उसके छोटे से परिवार, उसकी पत्नी जूली और मासूम बच्ची मारिया पर कोई जुल्म ढाएगा। आज प्रिंस चीख चीख कर उसे दे रहा था वो हृदय विदारक समाचार, काव काव, जिसे सुनने के बाद कब्र पर जलजला सा उठ खड़ा हुआ। बाहर आ गया तब मुर्दा, कड़ कड़ कड़ाक कड़। ठंडी आग। लेखक तरुण कुमार वाही, संजय गुप्ता, चित्रांकन धीरज वर्मा, कैलीग्राफी TR आजाद, इंकिंग राजेंद्र धोनी, संपादक मनीष गुप्ता। महानगर मुंबई के कुछ क्षेत्र हैं जहां रातें अक्सर जवान रहती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां रात पर सन्नाटे और झिंगुरों का कब्जा रहता है, जिसे कभी वहां से गुजरने वाला कोई भी वाहन भंग कर देता है। बर्र। तो कभी पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न, पी पी पी। मगर ये क्या, पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न कैसे बज रहे हैं, वो भी एक साथ सभी कारों के। कर्कश स्वरों में चीखते हॉर्न नींद पर चाकुओं की तरह प्रहार करते हैं। उफ, आधी रात को सड़क पर जाम लग गया है क्या? इस अद्भुत शोर के कारण पूरी कॉलोनी के फ्लैटों के लोग अपनी अपनी बालकनियों में पहुंच चुके थे। कारों के हॉर्न अपने आप बज रहे हैं। गुप्ता जी, जरा नीचे जाकर देखना, मेरी बीवी मना कर रही है। मगर जिनकी बीवियों ने मना नहीं किया था वो इस रहस्य को जानने के लिए नीचे पहुंच चुके थे। कमाल है, हॉर्न सचमुच अपने आप ही बज रहे हैं। मैंने तो पुत्ता दी करामात लग रही है। पी पी। घटना किसी का भी ध्यान बरबसी अपनी ओर खींच लेने वाली थी। कारों में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर हॉर्न कैसे बज रहे हैं? इसका रहस्य जानने के लिए मुझे पार्किंग में पहुंचना होगा। पी पी। कभी कभी कांटेक्ट पॉइंट मिल जाने के कारण भी हॉर्न अपने आप बज जाते हैं, मगर सभी कारों में एक साथ ये गड़बड़ नहीं हो सकती। दरवाजे लॉक हैं। ओह, ये तो डोगा है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगा था डोगा का मस्तिष्क। हॉर्न इतनी तीव्रता से बज रहे थे कि डोगा को अपने दोनों कान पर हाथ रख लेने पड़े। पी पी पी। इन्हें बंद करने के लिए एक कोशिश की जा सकती है। किसी के पास अपने कार की चाबी है तो मुझे दो। हाँ, मैं चाबी लेकर ही नीचे आया था। मेरी कार वो रही, वो लाल वाली मारुति। डोगा ने लाल मारुति की चाबी लपक ली। डोगा ने कार के अंदर से हुड खोल दिया। अगर बैटरी से हॉर्न डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो शायद हॉर्न बजना बंद हो जाए। कोशिश कामयाब हुई। इस कार का हॉर्न बजना बंद हो गया। पी पी। इसी तरह से बाकी कारों के हॉर्न भी बंद करो। डोगा ने सबकी असमंजसता व भय को दूर कर दिया था। लोग अपनी अपनी कारों के हॉर्न बैटरी से डिस्कनेक्ट करने में लग चुके थे, जबकि डोगा को अब वहां रुकना व्यर्थ ही लगा था। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा जिसके रहते हॉर्न बजे। मगर इस आश्चर्यजनक घटना का आखिर मतलब क्या था? डोगा के मस्तिष्क में प्रश्न तो थे, मगर उसके जवाब नदारद। अगली रात एक्सरसाइज करने के बाद जब सूरज अपने कमरे में आया तो उसने रेडियो FM ऑन कर दिया। न जाने क्यों आज मोनिका को देखने और उसे सुनने का मन कर रहा है। हेलो सूरज। मोनिका? ओ गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सोचने के साथ ही मोनिका आधी रात को ही यहाँ कैसे आ गई? उस आवाज को सुनकर आश्चर्य से बुरी तरह उछला था वो, मगर आवाज की दिशा में पलटते ही उसके चेहरे का आश्चर्य और भी बढ़ गया। ये आवाज तो रेडियो FM पर आ रही है। रेडियो FM की शुक्रगुजार हूँ जो इसके जरिए मैं सूरज तक अपना विश अपने पहुंचने से भी पहले पहुंचा सकती हूँ। मोनिका FM से मेरे लिए कोई संदेश प्रेषित कर रही है। मार्वलस। सूरज, मैं नहीं जानती कि तुम्हें याद है या नहीं, मगर कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व यादगार है, क्योंकि बरसों पहले कल के दिन तुम सूरज के रूप में अपनी सोनू यानी मुझे मिले थे।
सूरज के रूप में कल तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे लिए शुभकामनाओं के गुलाब लेकर मैं थोड़ी देर में तुम तक पहुंच रही हूँ सूरज। तुमसे वहीं पहुंचकर कहूंगी हैप्पी बर्थ डे। अब ओह ये क्या? काऊ काऊ। अचानक उसकी निगाहें जीप के आगे आ गए उस कौवे के हिलते पंखों पर स्थिर हो गई। जीप को कौवे के दाएं बाएं से निकालने की उसकी सारी कोशिशें विफल हो गई। ये कौवा तो जीप के आगे से हट ही नहीं रहा है। काऊ काऊ। सचमुच कौवा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे उसके हिलते पंखों से सम्मोहित सी हुई जा रही थी वो। उफ, मैंने जीप की गति तेज की तो उसकी उड़ने की गति भी तेज हो गई, पर यह आगे से नहीं हटा। फिलहाल ये कहना मुश्किल था कि कौवा मोनिका के आगे जा रहा था या मोनिका की जीप कौवे के पीछे पीछे। ओ गॉड, ये मैं जीप को किस उजाड़ की तरफ लिए जा रही हूँ? जीप को मोनिका लिए चली जा रही थी या मोनिका को वो कौवा उस खंडर की ओर लिए जा रहा था? मैं यहाँ कैसे आ गई? काऊ काऊ काऊ। मोनिका के कदम खुद ब खुद जीप से बाहर आकर उस दिशा की ओर उठ रहे थे। उस कौवे के पीछे ही उठे जा रहे हैं मेरे कदम। मेरी आंखें कौवे से क्यों नहीं हट पा रही हैं? खुद को रोकना चाहकर भी अपने कदमों को वो भीतर जाने से नहीं रोक पा रही थी। काऊ काऊ। उसे उस हॉल तक पहुंचाकर अचानक ही उड़ता हुआ कहीं जाकर गायब हो गया कौवा। अरे वो कौवा अचानक कहाँ चला गया? और ची ची ची। ओह, सीलन से भरी कैसी तीखी दुर्गंध आ रही है यहाँ। इसी पल मोनिका की स्तब्ध निगाहें उस साए पर जाकर अटक गई। कौन हो तुम? एंथनी गोंजाल्वेस। अंधेरे कोने से निकलकर मोनिका के सामने आ गया एंथनी। दुर्गंध अब सुगंध में बदल गई ना मोनिका। तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिसके प्यार की महक मेरी रग रग में बसी हो उसका नाम भी मुझे मालूम नहीं होगा क्या? अब मुझे कुछ हो रहा है। उफ। ओह, वही कौवा। हाँ, ये मेरा साथी है। काऊ काऊ। प्रिंस, जो हमारे प्यार का हमेशा साक्षी रहेगा, इस लॉकेट की तरह ही जिसे तुम कभी अपने गले से अलग नहीं करोगी। ये लॉकेट तुम्हारे और मेरे अटूट प्यार की निशानी बन जाएगा मोनिका। ये लॉकेट मेरी तस्वीर की तरह तुम्हारी आंखों में बस जाएगा। तुम्हारे होंठों पर जब भी प्यार का जिक्र होगा तो मेरा ही नाम होगा। उफ एंथनी, छोड़ो मुझे। जा प्रिंस, इसे वापस ले जा। काऊ काऊ। इधर सूरज की बेचैन निगाहें दरवाजे पर ही लगी हुई थी। सूरज की इस बेचैनी को भांप चुके थे अदरक चाचा। इतनी रात गए, इतनी बेसब्री से तो तुम मोनिका का ही इंतजार कर रहे होगे सूरज। हाँ अदरक चाचा, 1 घंटा पहले मेरे लिए उसका संदेश रेडियो FM पर प्रसारित हुआ था। उसने कहा था कि वो फौरन ही पहुंच रही है, मगर वो अभी तक भी नहीं पहुंची। तुम कहाँ रह गई थी मोनिका? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज। थैंक यू मोनिका। मगर फूलों पर निगाह पड़ते ही तो जैसे विद्युत सी दौड़ गई उसके जिस्म में। ये क्या, मुरझाए हुए गुलाब? मोनिका, तुम मेरे लिए मुरझाए हुए गुलाब लेकर आई हो? नहीं, मैंने तो बिल्कुल ताजे गुलाब ही लिए थे। तो फिर ये मुरझा कैसे गए? अजीबोगरीब व्यवहार है आज मोनिका का। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें क्या हुआ है मोनिका? शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनो तुम। ओह, चली गई? मोनिका के जाने के साथ ही पूरा कक्ष तीक्ष्ण बदबू से भर गया। ये तेज बदबू कहाँ से आ रही है? उफ, मेरा दम घुट रहा है। सूरज, क्या हुआ? मोनिका इतनी जल्दी वापस कैसे लौट गई? सूरज, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है अदरक चाचा जैसे मेरी सांसें कोई मेरे जिस्म से खींच लेना चाहता है। कमरे में फैली बदबू मेरा दम घोटे दे रही है अदरक चाचा। बदबू? यहाँ तो कैसी भी बदबू नहीं है। मुझे तो चारों तरफ गुलाब की गंध आ रही है। तुम्हें क्या हो रहा है सूरज? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। गुलाब? मुरझाए हुए गुलाब? ओह सूरज, ये क्या कर रहे हो? इन्हें तो मोनिका लाई थी। इन्हें फेंक रहा हूं अदरक चाचा। शायद कमरा इन्हीं के प्रवेश के बाद असाधारण रूप से बदबू से भर रहा है। बुरी तरह हांफता सूरज निढाल सा पलंग पर गिर पड़ा। हफ, देखा अदरक चाचा, फूल फेंकते ही कमरे से बदबू भी चली गई। ये तू क्या कह रहा है सूरज? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आया अदरक चाचा। परेशान हो उठा था सूरज, मगर परेशानियां तो अभी और भी कहीं पैदा होनी थी। सुशांत अपार्टमेंट। पेचीदगियां तो अभी और बढ़नी थी। चीखों के बाजार गर्म होने थे। ओ गॉड, आग आग। उफ। इतना जबरदस्त शोर गूंजा कि अपार्टमेंट में मौजूद एक एक व्यक्ति की आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत की दहशत भर गई। ऊपर की 6 मंजिलों में आग लगी है। इमारत को खाली कर दो। शहर की सड़कों को रौंदती, लोगों के दिलों में सनसनी मचाती चल पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। वो
मगर इन्हें अभी वहां पहुंचने में शायद थोड़ी देर लगनी थी, जबकि वो तो वहां पहुंच चुका था जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकता है। ओह, ये कैसी विचित्र आग है जो निचली मंजिलों की तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे वो पेट्रोल में डूबी हुई हो। अचानक ही दूसरी इमारत की ओर भी उड़ती चली गई उसकी निगाहें। ओह, दूसरी इमारत में भी आग लग गई। डोगा के मस्तिष्क में फूलझड़ी ऐसी छूटने लगी। नहीं, यहाँ आग दुर्घटनावश नहीं लग रही, बल्कि मुझे तो ये मामला भी सभी कारों के हॉर्न एक साथ बज उठने जैसा लग रहा है, क्योंकि उस इमारत के बाद अब आसपास की सारी इमारतों में भी आग लग रही है और सभी बिल्डिंगों में एक साथ आग का लगना नामुमकिन सा है। कई इमारतों में लगी आग देखकर लोग बुरी तरह आतंकित होकर भाग खड़े हुए, सिवाय डोगा के। इस आग से धुआं नहीं उठ रहा, इमारतों को क्षति नहीं पहुंच रही और उतना ताप भी नहीं है, बल्कि ताप तो है ही नहीं, वरना इतनी आग के सेंक से तो मैं यहाँ खड़ा खड़ा भुन गया होता। ये आग वैसी आग नहीं है, ये तो जैसे ठंडी आग है। बिजली की तरह ये शब्द उसके मस्तिष्क में कौंध गए थे। उन शब्दों पर ठहर गया डोगा। ठंडी आग, जिसका प्रयोग शायद दुनिया में एक ही शख्स कर सकता है, एंथनी गुंजाल्वेस। तभी वहां गूंज उठी फायर ब्रिगेड की टन टन टन। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी, मगर अधिकारी हतप्रभ थे कि क्या करें। उफ, ऐसी आग कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे सारा शहर जल रहा हो। डोगा के जहन में भी आग लगी हुई थी। इन सब घटनाओं का एक ही मतलब है, और वो ये कि एंथनी इस वक्त मुंबई में है और फिलहाल यहीं है। शायद वो मुझे देख पा रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें वहीं पर हो रही है जहां मैं मौजूद हूँ। ओह, वो साया किसका है? उसके सिर पर उड़ती कौवे सी कोई आकृति मुझे ये समझाने के लिए काफी है कि वो साया ही एंथनी है। एंथनी की आंखों में भूकंप नृत्य कर रहा था। हाँ, ये साया मेरा ही है डोगा, जो प्रतीक्षा कर रहा है उस पल का जिसके दौरान खून की तबाही व तेरी मौत का नंगा नाच होगा। उसी के साथ एंथनी का जिस्म हवा में कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ उछलता चला गया। काऊ काऊ। कुछ क्षण और यहीं रुका रहता तो इन इमारतों पर लगी आग पर एंथनी के जिस्म के टुकड़ों की वर्षा करता, और तभी जबरदस्त झटका खाकर हवा में उछल पड़ा डोगा का जिस्म। उफ, ये क्या! पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी तेजी के साथ उसके व सड़क के बीच की दूरी को कम करती चली जा रही थी। गिरते समय मैं देख चुका था कि मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर मुझे धक्का किसने दिया? लेकिन अब शायद डोगा का अंत निकट आ गया है, क्योंकि मौत को रोकने के लिए कोई बांध अब मुझे नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मुझे नजर आ रहा हूं मैं, या फिर वो सड़क जिससे टकराने के बाद मेरे जिस्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, कफन की। मगर नहीं, डोगा का जिस्म सड़क से नहीं टकराया। धप! वो तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा फैला दिए गए जाल पर आकर गिरा था। खुदा पर उसका भरोसा इसलिए ही तो कायम था। अरे तुम तो डोगा हो, तुम ऊपर से कैसे गिर पड़े? जिंदगी की ठोकर लगने वाली हो तो कोई कहीं से भी गिर सकता है इंस्पेक्टर। हाँ, लेकिन अगर वो शख्स हमारा ध्यान फौरन ही तुम्हारी ओर ना दिलाता तो आज तुम काम से गए थे डोगा। अरे वो कहाँ गया? कौन? काले वस्त्रों में था, उसके सिर पर एक कौवा मंडरा रहा था। एंथनी? सर, वो देखिए, सभी इमारतों पर से आग खुद ही बुझ रही है, और वो सारी आग जैसे डोगा के सीने में भड़कती चली जा रही थी। अगले दिन शहर के सभी छोटे बड़े समाचार पत्र पिछली 2 रातों में घटी उन दोनों अविश्वसनीय सी खबरों से भरे पड़े थे। पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न अपने आप बजे, कई इमारतों में जादू की आग। मगर घटनाएं केवल रात को ही नहीं घट रही थी, रात से पहले भी जारी थी। चर! और अंदर का दृश्य देखने के बाद चीता की निगाहें विचित्र अंदाज में सिकुड़ी। मोनिका, ये क्या कर रही हो? किसकी फोटोग्राफ फाड़ रही हो? सूरज के साथ अपनी सगाई के? चीता का मस्तिष्क साए साए कर उठा था। अचानक चिहुक कर उसकी निगाहें मोनिका की ओर उठी। क्या जल रहा है? अरे मोनिका, क्या पागल हो गई हो? अपनी सगाई की एल्बम जला रही हो? आखिर ये क्या पागलपन है मोनिका? सूरज ये सुनेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? मगर कोई जवाब न दिया था मोनिका ने। चीता को ठगा सा खड़ा छोड़कर हवा के झोंके के समान वो कमरे से बाहर निकलती चली गई और समा गई जाकर उस आगोश में। मेरा प्यार तुम्हें एक ऐसे संसार में ले जाएगा मोनिका, जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। यूं भी प्यार के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। प्रेम दीवानी सी हुई जा रही मोनिका के मुंह से मदोशी से भरे स्वर निकले। मुझे उस संसार में ले चलो एंथनी। जरूर ले जाऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम्हें वहां ले जाने का वक्त नहीं आया है, मगर मेरा वादा है कि जल्दी ही तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उस वक्त शाम को रात अपनी चादर में लपेट रही थी। आज की रात सहमा हुआ था शहर।
हल्की सी आहट पर भी लोगों के दिल धाड़ धाड़ कर बज उठते थे। वू! अदरक चाचा की सलाह पर आज बाहर गश्त पर नहीं निकला था सूरज। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ सूरज कि अगर तुम डोगा के रूप में बाहर नहीं जाते तो भी क्या आज रात शहर में कोई जादुई हंगामा होता है या नहीं। मैं आपकी बात मानकर रुक तो गया हूँ अदरक चाचा, मगर मुझे उम्मीद है कि हंगामा जरूर होगा, और इस बार शायद उसका निशाना जिम और उसके आसपास का क्षेत्र होगा। क्रिन क्रिन, आधी रात के वक्त कौन टेलीफोन कर रहा है? अदरक चाचा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, मगर उस क्षण न केवल वे खुद बल्कि सूरज भी हैरान रह गया। अरे, रिसीवर उठाने के बाद भी घंटी लगातार बजे जा रही है। क्रिन क्रिन, अब मुझे डोगा के रूप में बाहर निकलकर देखना होगा अदरक चाचा कि ऐसा क्या सिर्फ जिम में ही हो रहा है या आसपास के अपार्टमेंट में भी। कुत्ते उसका डोगा बनने का सारा सामान ले आए थे, जिन्हें धारण करके उसे बन जाना था डोगा। लेकिन ये क्या, ड्रेस में डॉग मास्क तो है ही नहीं। कुत्ता डॉग मास्क क्यों नहीं लेकर आया? ठहरो मोती, तुम मास्क कहीं गिराए हो? दूसरी पल वहां गूंजने वाली आवाज को सुनकर जहां का तहां जड़ हो गया सूरज। मोती मास्क गिरा कर नहीं आया है सूरज, बल्कि मास्क यहाँ है मेरे पास। तो तुम? जैसे आकाश से बिजली सी गड़गड़ाकर उस पर गिरी। हाँ, मैं एंथनी गोंजाल्वेस, जो तुम्हारी मौत की प्रतीक्षा में है डोगा। विषाक्त से स्वर में कहता चला गया एंथनी। मैं तुम्हारा ये राज जानता हूँ कि सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो रूप हैं। जरा सोचो, डोगा की अगर ये रहस्य आम हो जाए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अपने मास्क को तुरंत ही चेहरे पर धारण करने के बाद खतरनाक व जहरीली मुस्कान उभर आई थी डोगा के होंठों पर। और अगर मेरी गन में भरा बारूद कफन बनकर तुम्हारे इस जिस्म से लिपट जाए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा एंथनी, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। गन का ट्रिगर दबाने को कसने लगी थी उसकी उंगली, मगर इसी पल उठा काऊ काऊ का तिरु शोर, और दूसरे ही पल कई और कौवे उसके चेहरे से आ टकराए। काऊ 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 काऊ। एंथनी का वो अट्टहास किसी की भी हड्डियों में सिहरन मचा सकता था। हा हा हा, बदले की आग बारूद के भी पर खच्चे उड़ा देती है डोगा। उफ, ये कौवे मुझे नोचे दे रहे हैं। काऊ काऊ। इधर डोगा जूझ रहा था एंथनी की बुलाई मुसीबत से। काऊ 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 काऊ। इन कौवों से इसी ढंग से बचा जा सकता है। इधर इन अपार्टमेंटों में भी टेलीफोन की घंटियों का शोर मचा हुआ था। ट्रेन 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 ट्रेन। फिर अचानक वे घंटियां बजना बंद हो गई और वहां फैली दहशत में इजाफा करने आ पहुंचे सैकड़ों की संख्या में वे कौवे। ओ नहीं, इतने सारे कौवे खिड़कियों के कांच तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसी मनहूसियत घर में प्रवेश कर रही है। काऊ काऊ, कहां से आ गए ये कौवे? अजीब सा खौफ फैला हुआ था। प्रत्येक अपार्टमेंट का हर फ्लैट गूंज उठा कौवों के कर्कश स्वरों और लोगों की चीखों से। आह, बचाओ, भागकर अपनी जान बचाओ, क्योंकि ये कोई भूतिया चक्कर है जिससे निपट पाना हमारे बूते में नहीं है। काऊ, अपनी आंखों को बाजुओं से ढक लो, वरना ये कौवे कहीं आंखें ना फोड़ दे। उफ, मगर सिर्फ अंदर ही क्यों, बाहर भी चारों ओर गूंज रहा था कौवों का ही शोर। खिड़कियों के आगे लोहे की अलमारियां सरका दो, चाकू डंडे खपच्चिया जो भी शस्त्र मिले थाम लो और मार डालो इन मनहूस कौवों को। डोगा खुद भी जूझ रहा था उस काली मौत से। कौवे सैकड़ों की संख्या में है, इस तरह तो मैं इनसे पार नहीं पा सकूंगा। हा हा हा, तू तो कौवों से निपट नहीं पा रहा है डोगा। और तभी कौवों पर झपट पड़ी वो आग। ओह आग, इस वक्त इसी की जरूरत थी मुझे। फर्र, आग लेकर वहां आने वाले थे अदरक चाचा। आप बड़े सही वक्त पर पहुंचे अदरक चाचा। कौवे जिम में घुस आए थे डोगा, जिनसे बचने के लिए मैंने मशाल जला ली थी। तुमने ठीक कहा डोगा, तुम्हारे अदरक चाचा बड़े सही वक्त पर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनके जिस्म की चमड़ी को बड़े आराम व इत्मीनान से उधेड़ सकता हूँ। नहीं, रुक जा एंथनी, अपने हाथ रोक ले। ओ नहीं, धाड़। ये हाथ अब इस जिस्म को खून से लाल किए बिना नहीं रुकेगा डोगा, क्योंकि मुझे हर उस आदमी पर जुल्म करने में मजा आएगा जिसके जिस्म पर पड़ी चोटों का दर्द तुझे होता होगा। ठाक। खून उतर आया था उस वक्त डोगा की आंखों में। एंथनी के जिस्म के पर खच्चे उड़ा देने के लिए आगे बढ़ा वो, मगर इसी पल 4 कदम पीछे उछल गया वो। ओह, ये एंथनी की उस अदृश्य शक्ति का वार है जिसने मुझे पहले भी टेरेस से धक्का दिया था। डोगा को जकड़ लिया था उन अदृश्य शक्तियों ने। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे लोहे के सिकंजों ने जकड़ लिया है मुझे। हथौड़ों के प्रहार जैसी पड़ रही थी वे चोटें डोगा पर। अदरक चाचा को हाथ मत लगाना एंथनी। उफ, आह। घबराओ नहीं डोगा, मैं तुम्हारे अदरक चाचा को मारूंगा नहीं,
उनका खून व जख्मों से भरा जिस्म बैंडेज बांधने के लिए तुम्हारे वास्ते छोड़कर जाऊंगा। धाड़। आह! मगर मैं तेरे जिस्म को बैंडेज के लायक भी नहीं छोड़ूंगा एंथनी, रुक जा। अदरक चाचा के हाथ भी एंथनी पर प्रहार करने के लिए उठे थे, मगर वो एंथनी को छू भी नहीं पाए थे, क्योंकि बीच में ही प्रिंस जो आ गया था अपने कौवा साथियों को लेकर। नोच डालो अदरक चाचा का जिस्म। काव काव काव। इधर अज्ञात शक्तियों की मार के आगे बेबस था डोगा। सचमुच बेबस हो गया हूं, दुश्मनी दिखाई न दे तो डोगा क्या करे। हंगामा उन इमारतों में भी जारी था, मगर दुश्मन यहां भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये क्या अनहोनी है, कौवे गए तो घर का सारा सामान अपने आप उथल पुथल होने लगा। ये भूत प्रेत आत्माओं का खेल है बहू। बर्तन टूट टूट कर बिखर रहे थे। खनैक। पथराए से खड़े लोग सब कुछ होता देखने के सिवाय और क्या कर सकते थे। क्या कर सकते थे अदरक चाचा भी, जो शराबियों के समान गिर पड़े थे। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलूंगा डोगा। चला प्रिंस। प्रिंस भी सैकड़ों कौवों की भीड़ के साथ काले आकाश की ओट लेता चला गया। होठों पर खून में डूबे हुए शब्द लिए उठ खड़ा हुआ डोगा। अदरक चाचा, अपने इस शिष्य को माफ कर देना कि आज वो आपकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन आपकी सौगंध अदरक चाचा, एंथनी नाम की वो लाश अब वापस अपनी कब्र में नहीं जाएगी। पिछली 3 रातों में घटी 3 रहस्यमय व रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं से घबराए लोगों के पास अब इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब तक ये भूतिया घटनाएं घटना बंद नहीं हो जाए, मैं यहाँ नहीं लौटूंगा। जान है तो जहान है, हम भी तब तक नहीं लौटेंगे। चीता के सामने भी बिखरे पड़े थे अखबार। डेली टाइम्स। बीती रात एक पॉश कॉलोनी में भूतिया हरकतों के बाद आतंकित लोगों द्वारा बस्ती खाली होना शुरू। इन सब रहस्यमय घटनाओं का आखिर मतलब क्या है? अरे मेरी चाय। सुबह की चाय लेकर मोनिका अभी तक उसके पास नहीं पहुंची थी। ये मोनिका अभी तक उठी नहीं क्या? मोनिका के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही उसके नथुनों में अजीब सी गंध भरती चली गई थी। कैसी अजीब सी गंध भरी है कमरे में, ठीक वैसी जैसी उस वक्त उठती है जब किसी सीलन भरे तहखाने को एक लंबे समय बाद खोला गया हो। मगर ये गंध मोनिका के कमरे में कहां से आ गई? ओह, ये गंध तो खुद मोनिका से आ रही है। चीता की चौकस निगाहें इस बार बुरी तरह से सिकुड़ गई। मोनिका के कपड़ों व बिस्तर पर बीट चिपकी हुई है। ये बीट चूहे की है या फिर किसी पक्षी की? गंध इसी से उठ रही है। मगर ये मोनिका के वस्त्रों पर कहां से लगी? कल रात कहां गई थी मोनिका, जहां से वो देर रात तक लौटी थी? बैलियों में भी वैसे ही बीट लगे हैं। मोनिका के कल के व्यवहार को मैं अभी तक नहीं समझ पाया, और अब इस गंध ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी है। अब इन रहस्यों का पता लगाना जरूरी हो गया है। मन ही मन कोई निश्चय कर चुका था चीता। फिर उस शाम, ओ प्रिंस, तू आ गया, मैं चलती हूँ तेरे साथ। मोनिका कमरे से बाहर निकली, मगर आज वो इस बात से अनजान थी कि चीता चीते की तरह दबे पांव उसके पीछे था। एक कौवे को कल उस वक्त भी मैंने खिड़की से बाहर देखा था, जब मोनिका एल्बम को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, और आज भी मोनिका इस कौवे के पीछे पीछे ही जा रही है। कौवे का मोनिका से क्या संबंध है? उफ, सब कुछ उलझन भरा है। पीछा जारी था, और यहाँ गुर्र भौं भौं, आ गए तुम चारों। मैंने तुम्हें एंथनी का पीछा करने के काम पर लगाया था। मुझे बताओ कि तुमने अपना काम पूरा किया या नहीं? गुर्र भौं भौं। कुत्ते गुर्रा गुर्रा कर जैसे उसे सब कुछ समझाते चले जा रहे थे, जिसे समझने के बाद डोगा के जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर कस गए। नसों में बहते रक्त में उबाल आने लगा। आज मैं एंथनी से उस वक्त मिलूंगा जब भोर का उजाला फैलने ही वाला होगा। भोर का उजाला फैलने में अभी देर थी, क्योंकि बीच में थी एक भयानक रात। इस सुनसान खंडर में क्यों जा रही है मोनिका? साय साय कर रहा था चीता का मस्तिष्क। मन में चल रहे शंकाओं के तूफान के साथ ही उसने खंडर में प्रवेश किया। अरे मोनिका कहाँ चली गई? यहीं कहीं होगी, शायद ऊपर। उफ, यहाँ वैसी ही गंध फैली हुई है जैसी आज मैंने मोनिका के कमरे में महसूस की थी। इसका मतलब वो कल रात यहाँ आई थी, मगर क्यों? अजीब सी सनसनी ने उसके ज़हन में खलबली मचा दी थी। एक तूफान यहाँ भी जन्म ले रहा था। आओ मोनिका, आज वक्त आ गया है। आज मैं तुम्हें उस अनोखे संसार में ले जाऊंगा। मुझे उस पल की ही प्रतीक्षा है एंथनी। आओ। एंथनी के प्रेम पास में किस कदर फंस गई थी मोनिका। उसके एक आदेश पर शायद अपनी जान तक दे डालती। मधोशी उसकी आंखों व उसके शब्दों के जर्रे जर्रे में दिखाई दे रही थी। तुम्हारा वो संसार कहाँ है एंथनी? मुझसे अब और सब्र नहीं होता। बस मोनिका, कुछ ही क्षणों में तुम वहां होगी। वहां पहुंचकर ठहर गया एंथनी। आओ मोनिका, उस और है हमारा वही अनोखा संसार। तो फिर तुम यहाँ क्यों रुक गए हो एंथनी? मुझे वहां ले चलो।
तुम अपनी मंजिल तक आ पहुंची हो मोनिका। गाँव। सुर्खोटी एंथनी की आंखें भेड़िए के समान चमक रही थी। आज से ही तुम्हारे सपनों का संसार है। अपने स्वर्ग में प्रवेश करो मोनिका। मोनिका के लिए तुम्हारा आदेश सबसे बड़ा स्वर्ग है एंथनी। गाँव। प्रिंस की खामोश चमकीली निगाह जैसे कुछ समझने की चेष्टा कर रही थी। जैसे सब कुछ समझती चली जा रही थी अब वो चमकीली आंखें। इसी के साथ उनमें अब भड़कती चली जा रही थी क्रोध की चिंगारियां। गाँव। ड्रैकुला के से भाव चेहरे पर लिए मोनिका को आदेश दे रहा था एंथनी। इस ताबूत में लेट जाओ मोनिका और ताबूत का ढक्कन बंद कर लो। ठीक इसी पल अप्रत्याशित रूप से प्रिंस एंथनी पर झपट पड़ा। प्रिंस, ये क्या कर रहा है तू? प्रिंस, तू मुझ पर वार कर रहा है? एंथनी के शब्दों में जवाब दे पाता तो बिफर कर कह उठता प्रिंस की, हाँ, वार कर रहा हूं मैं तुम पर भी, क्योंकि तुम्हारे सीने में लगी बदले की आग तुम्हें आज एक निरपराध, निर्दोष व मामूली लड़की की क्रूर हत्या कर डालने के लिए उकसा रही है। रुक जा प्रिंस, रुक जा। चीख पड़ता प्रिंस कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ अभी तक देता आया हूं, मगर तुम्हारे हाथों निर्दोष हत्या नहीं होने दूंगा। काऊ काऊ। तू पागल हो गया है क्या प्रिंस? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारे बदले की आग में उस मासूम लड़की को होम नहीं होने दूंगा। ऐसा दहाड़ नहीं पड़ता क्या प्रिंस? खून का बदला खून। तुम्हारा ये कानून उनके लिए तो ठीक है जो दरिंदे हैं, शैतान हैं, हत्यारे हैं। उस लड़की ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसमें और जूली में क्या फर्क है एंथनी? तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं, अपने जीते जी हरगिज नहीं। चीख चीख कर यही कहता ना प्रिंस। काऊ काऊ। ओह, मैं समझ गया कि उस लड़की की मौत तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दहाड़ पड़ा एंथनी। मैं तुझे पहली और आखिरी बार कह रहा हूं प्रिंस, चेतावनी दे रहा हूं मैं तुझे कि मेरा काम खामोशी से कर लेने दे। समझने की कोशिश कर, इस वक्त मैं मोनिका को नहीं मार रहा, मैं मार रहा हूं डोगा को, क्योंकि इसकी मौत उसकी सांसों की लड़ियां बिखेर देंगी। मैं उसे एक बार में आसान मौत देकर नहीं मारना चाहता, मैं उसे बार बार मारना चाहता हूँ, तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। उसके शहर में आतंक मचा दूंगा जिसे वो रोक नहीं पाएगा, और ये उसकी मौत होगी। मैं उसके हमदर्द लोगों को अधमरा कर दूंगा, ये भी उसकी मौत होगी। और तब आखिर में उसे मैं मारूंगा। कुत्तों से बहुत प्यार है उसे भी कुत्ते की मौत मारूंगा। तू मेरे रास्ते से हट जा प्रिंस, इस कब्र को बना लेने दे मुझे। सचमुच पागल हो गया था प्रिंस। परछाई की तरह एंथनी के साथ रहने वाला आज अपने वजूद एंथनी का खूंखार दुश्मन नजर आ रहा था। क्रिंच। तो तू नहीं मानेगा प्रिंस? तब फिर मजबूरी समझ मुझे, मैं तेरी भी जान ले लूंगा प्रिंस, तुझे भी खत्म कर डालूंगा। टन। हर वो दीवार गिरा दूंगा जो मेरे और डोगा की दुश्मनी के बीच अपना सीना आगे बढ़ाएगी। एंथनी के हाथ में थमे बेलचे के वार से उछलकर वहां आकर गिरा प्रिंस, जहां तक मोनिका के कदमों के निशानों के सहारे आ पहुंचा था चीता। उफ, ये तो वही कौवा है, मगर ये घायल कैसे हो गया? अपने जख्मों की परवाही कहाँ थी उस बेजुबान को? वो तो चीता को ही उस ओर खींच रहा था कि किसी भी तरह से बचा ले मोनिका को। ये भी मुझे उस ओर ले जाना चाहता है जिधर मोनिका के पाँव के निशान भी जा रहे हैं। कहीं ये मुझे मोनिका का पता तो नहीं दे रहा? वहां तक पहुंचा देने के साथ ही होश खो बैठा था प्रिंस और बेइंतहा चौंक उठा था चीता। ये कौन है और मोनिका कहाँ है? जरूर इसे पता होगा कि मोनिका कहाँ है। दहाड़ पड़ा चीता। ठहरो। ओह चीता। इससे पहले कि चीता ये समझ पाता कि वो उसे कैसे जानता है, एंथनी प्रलय के समान उस पर टूट पड़ा। मौत भी कभी ठहरी है चीता? मैं जानता हूं चीता कि तू यहाँ क्यों आया है। तड़ाक। अपनी बहन को बचाने, जिसकी कि मैं यहाँ जिंदा कब्र बना चुका हूं। एंथनी के मुंह से इतना सुनते ही दहल गया था चीता का पूरा जिस्म। कब्र? जिंदा कब्र? कहाँ? तड़ाक। बता कमीने, कहाँ कब्र बनाई है तूने मेरी बहन की? सारी कब्रें खोद कर देख ले चीता, क्योंकि मैंने भी सारी कब्रों को खोदने के बाद ही फक उसकी कब्र बनाई है, ताकि कोई ताजी बनी कब्र तक आसानी से ना पहुंच जाए। हा। उसने ठंडी आग में जकड़ दिया था चीता को। ठंडी आग जो जलाती नहीं बल्कि तड़पाती है, बेबस कर डालती है। पर हप। अब तू यहां से टूट फूट कर ही वापस जाएगा चीता। फिर जब तुझसे मिलने डोगा आएगा तब तू उसे बताना कि तुझे एंथनी ने मारा है। एंथनी यानी डोगा की मौत ने। उफ। बुरी तरह चकराकर ढह गया था चीता। ठीक उसी पल च्युम की आवाज के साथ खंडर की एक एक ईंट कौंध गई। च्युम। धड़ की आवाज के साथ मिट्टी तक में सिहरन दौड़ गई। धम की आवाज के साथ सहम गई हवा भी। धम। धाड़ की आवाज के साथ चेहरे पर भूकंप लिए सामने खड़ा था डोगा। डोगा आ गया है एंथनी,
अब चीता नहीं बल्कि तू कहेगा कि मुझे डोगा ने मारा है। धाड़, गुर्र, मोती। डोगा की पुकार पर मोती आ पहुंचा। एंथनी, लाशें कब्रों में ही शोभा देती है और आज मैं तुझे वहीं पहुंचा दूंगा। ओह! तड़प उठा एंथनी क्योंकि पानी उसकी कमजोरी था। पानी को देखकर दहशत से भर उठता था एंथनी। दिमाग की समस्त नसें झंझना उठती थी। आह! नहीं! आंखों के आगे नाच उठते थे वो दृश्य जब पानी में डूबकर तड़प तड़प कर दम छोड़ बैठा था वो। हाइड्रोफोबिया का शिकार वो आज तक भी था और डोगा उससे हुई पिछली टक्कर के कारण उसका ये रहस्य जानता था। अब उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, प्रिंस। आह! मुझे बचा प्रिंस, रोक इन्हें वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। घायल प्रिंस उसकी आवाज सुन भी रहा था या नहीं। पानी के सामने विवश था एंथनी और विवश थी उसकी सारी शक्तियां। तेरी एक कब्र नहीं बनाऊंगा एंथनी, तेरे जिस्म के सैकड़ों टुकड़ों का पूरा कब्रिस्तान बनाऊंगा। बीसीए कुत्तों के शोर से कांप उठी खंडर की धरती। वो देख, तेरी चमड़ी को उधेड़ने के लिए चली आ रही है मेरी कुत्ता फौज। गुर्र, वुफ वुफ। भयानक ढंग से गुर्राते हुए कुत्ते एंथनी पर टूट पड़े। आह! नहीं! प्रलयंकारी हंसी होठों पर लिए कह उठा डोगा। देख एंथनी, भोर का उजाला फैल रहा है। ये भोर तेरी दहशत में जी रहे लोगों के जहन से मौत का अंधेरा भी दूर कर देगी, क्योंकि आज तेरे शरीर की क्रियाएं शांत होते ही मैं तेरे इस जिस्म को जलाकर राख करने वाला हूं। नहीं! अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करता लड़खड़ाता हुआ उठ बैठा चीता भी। डोगा, मोनिका, उसे बचा लो। इस शैतान ने उसे किसी कब्र में बंद कर दिया है। मोनिका! चीता होश खो बैठा, मगर ये सुनते ही डोगा की धमनियों में बहता लहू जैसे उसकी कनपट्टियों पर बजने लगा। इधर बेजान होकर लुढ़क गया एंथनी का जिस्म और पागल सा हो गया डोगा। मोनिका को कब्र में बंद कर दिया तूने एंथनी? हत्यारे, बता कौन सी कब्र में बंद किया है तूने उसे? बता कमीने। मगर डोगा जानता था कि अब 12 घंटों तक एंथनी की जुबान को भगवान भी नहीं खुलवा सकता। और तब डोगा के आदेश पर कुत्ते एंथनी को छोड़कर वहां फैली पड़ी उन सैकड़ों कब्रों पर कूद पड़े और मिट्टी को पंजों से कुरेदने लगे। जल्दी करो मेरे कुत्ता मित्रों, मोनिका को कुछ हो गया तो जिंदा नहीं रहेगा डोगा भी। वुफ वुफ, गुर्र, खच। जुनून सा सवार होता चला जा रहा था उस पर। छाती फटी जा रही थी डोगा की। अब समझ में आ रहा था उसे मौत के उन गुलाबों का रहस्य जो मोनिका उसके लिए लेकर आई थी। वो समझ गया था कि उस पर एंथनी का मनुष्य साया पड़ा हुआ था। कितनी कब्रों को खोद पाता वो और उसके मित्र। उफ! तुम कहाँ हो मोनिका, कहाँ हो तुम? बस एक बार बाहर आ जाओ, फिर तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं उस शैतान मुर्दे को अग्नि के सुपुर्द करूंगा। मगर खुद कब्र फाड़ कर बाहर कैसे आ जाती मोनिका? उन सैकड़ों कब्रों में से उस कब्र का पता अब उसे सिर्फ एंथनी दे सकता था। और तब उठ खड़ा हुआ डोगा। शायद पूरे एक ज्वालामुखी के सीने में उतना लावा नहीं भरा होगा जितना इस वक्त डोगा के चेहरे पर था। कौन कहता है कि मुर्दा सिर्फ रात को ही जिंदा होता है? आज मुर्दे को दिन में भी जिंदा होना पड़ेगा। और उस और निगाह जाते ही डोगा का दिमाग भग से उड़ गया। अरे कहाँ गया मुर्दा? मुर्दा यहाँ था, उस पारदर्शक साए के कब्जे में, जो कि सजा का था। डोगा का ध्यान लाश की तरफ नहीं था। अवसर पाते ही मैं लाश उड़ा लाई। प्रिंस, तूने सही वक्त पर रूपनगर पहुंचकर एंथनी के बारे में खबर दे दी, वरना आज अनर्थ हो जाता। गांव खंडर के बाहर एक एम्बुलेंस उनके लिए प्रतीक्षारत थी। सजा लाश ले आने में कामयाब हो गई। एंथनी की लाश को एम्बुलेंस की पिछली सीट पर लिटाने के साथ ही सजा प्रवेश कर गई अपनी बॉडी में। चलो इतिहास, जल्दी करो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मगर एंथनी की आत्मा का क्या होगा? वो तो अभी उसी खंडर में होगी। वो अपने जिस्म तक कैसे पहुंचेगी? वेणु अपनी आत्मा को तंत्रों मंत्रों की शक्ति से अपने शरीर से अलग करके मनचाहा काम ले सकती है। उसे मैं अपनी शक्ति से उसके जिस्म तक पहुंचाऊंगी। ओह, फिर तो रूपनगर से यहाँ आने का मकसद हल हो चुका है। अब जितनी जल्दी बॉर्डर क्रॉस करके रूपनगर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। सब कुछ इतना आसान समझ रहे थे वे, क्या वाकई उतना था भी? एंथनी की लाश को उस एम्बुलेंस में लेकर कौन भाग रहा है? RN2S2435। अदरक चाचा से वादा किया था मैंने कि एंथनी को वापस उसकी कब्र में रूपनगर नहीं पहुंचने दूंगा। मगर एम्बुलेंस का नंबर बता रहा है कि एंथनी को ले जाने की ये कोशिश वेणु और इतिहास की है, क्योंकि रूपनगर में उस मुर्दे के सबसे बड़े हमदर्द वही दोनों हैं। मगर पहले पुलिस कंट्रोल रूम को खबर देकर चेक पोस्टों पर उस एम्बुलेंस को रुकवाने की कोशिश भी मुझे करनी होगी। दूरत वेग से दौड़ी जा रही एम्बुलेंस को अचानक ही इतिहास ने ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ इतिहास? एम्बुलेंस क्यों रोक दी? चेक पोस्ट पर चेकिंग हो रही है,
पुलिस की निगाहों से हम एंथनी की लाश को छुपा नहीं पाएंगे। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। दूसरे रास्ते पर भी पुलिस की सख्त नाकाबंदी थी। एक तीसरा रास्ता और भी मैं जानता हूँ। उम्मीद है कि वहां हमारा सामना इस उलझन से नहीं होगा। मगर इस उलझन के बारे में तो दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। ओह, यहाँ तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी है। एम्बुलेंस को वापस घुमाओ इतिहास, वरना ये खूंखार कुत्ते हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। वाओ वाओ वुफ गुर्र। तुम्हारे निकलने के तमाम रास्ते मैं बंद कर दूंगा इंस्पेक्टर इतिहास। तुम एंथनी की लाश यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। उफ, कुत्तों से पीछा छूटा। फिलहाल मैं एम्बुलेंस को वापस उसी खंडर में ले जा रहा हूँ वेनु, क्योंकि डोगा सपने में भी नहीं सोचेगा कि हम वापस वहां भी जा सकते हैं। मुझे फिक्र इस बात की है कि सूर्यास्त होने को है। अगर एंथनी जिंदा होकर फिर नगर में हंगामा मचाएगा तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? अगर नहीं रोक पाए तो डोगा से उसका फिर टकराव होगा। और मैं एंथनी की डोगा से दुश्मनी की वजह के बारे में सोच रही हूँ। ये वजह जूली के अलावा और कोई नहीं हो सकती। जूली आज हॉस्पिटल में कोमा की हालत में है, जिसकी वजह है डोगा। क्योंकि नकली इंस्पेक्टर इतिहास को खत्म करने के लिए उस बिल्डिंग को ही डोगा ने उड़ा दिया था जिस पर जूली भी बंधी थी। मैंने उस वक्त सजा के रूप में जूली को बचा तो लिया था, मगर फिर भी मुझे उस तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी और शायद सिर पर चोट लगने के कारण ही वो कोमा में चली गई थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार एंथनी डोगा को ही मानता होगा। तभी गूंज उठा वो शक्तिशाली स्वर। ओह, मगर डोगा को आज तक भी नहीं मालूम था वेनु, ये उस इमारत पर जूली भी बंधी थी। डोगा डोगा जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित विशेषांक मर्द और मुर्दा, जो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। मैंने तो उस वक्त सिर्फ वहां एंथनी को बंधे पाया था और यही सोचा था कि अगर मैं बिल्डिंग को उड़ा दूं तो एंथनी वहां से तुरंत टेलीपोर्ट होकर बच जाएगा। मरेगा सिर्फ नकली इंस्पेक्टर इतिहास। अगर मुझे ये मालूम होता कि वहां जूली भी बंधी है तो मैं हरगिज भी उस इमारत को उड़ाने की भूल न करता। मगर ये बात एंथनी को किस तरह से समझाई जाए ताकि उसके सीने में भड़कती बदले की आग ठंडी हो जाए? उसके सीने में भड़कती आग बुझेगी मेरी मौत से। तूने ठीक कहा डोगा, अब ये आग तेरी मौत के साथ ही बुझेगी। धड़ाक। डोगा तो मोनिका की मौत के साथ यूं ही मर गया। एंथनी, रुक जाओ एंथनी। एंथनी के हाथ अब इसके जिस्म को लाश बनाकर ही रुकेंगे। इसकी कब्र बनाकर ही लौटेगा अब एंथनी। धनाक धाड़। डोगा को वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारने की सौगंध खाई थी उस वक्त मैंने, जब जूली की हालत के विषय में मुझे प्रिंस ने बताया था। धम। क्यों डोगा, खूब तड़पाया ना मैंने तुझे? हा हा हा। आज तेरी उसी गन से मैं तेरे जिस्म के भी पर खच्चे टीक वैसे ही उड़ा दूंगा जैसे तूने उस वक्त उस इमारत को उड़ा दिया था। सावधान डोगा। ट्रिगर पर कसने लगी थी एंथनी की उंगली। की ठहर जाओ एंथनी, अगर तुमने गोला दागा तो डोगा के साथ तुम मेरे जिस्म के भी परखच्चे उड़े पाओगे। सामने से हट जाओ इतिहास, मुझ पर खून सवार है। हाँ, हट जाओ इतिहास। जिस बारूद से डोगा बचपन से खेलता आया है उससे ये डोगा को नहीं डरा सकता। ये मुझे मार तो नहीं सकता था, पर डोगा अपनी मोनिका से बिछड़कर जीना भी नहीं चाहता। पर एक बात तुम जान लो एंथनी, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। डोगा कुछ भी कर सकता है पर किसी की जुदाई का कारण नहीं बन सकता। हाँ एंथनी, डोगा ठीक कहता है। जूली को डोगा ने घायल नहीं किया। उसने मेरे हमशक्ल को खत्म करने के लिए बिल्डिंग उड़ाई थी। वो नहीं जानता था कि जूली भी उस बिल्डिंग में कैद है। लेकिन फिर भी तुम खून करना चाहो तो कर डालो। बदले की आग में तुम अपनी इस मुर्दा जिंदगी के असली मकसद को भी भूल गए लगते हो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी अतृप्त आत्मा निर्दोष लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और शैतान मुजरिमों को मौत देने के लिए ही दोबारा तुम्हारे जिस्म में लौटी है। डोगा के हाथों जो हुआ वो अनजाने में हुआ। देखो देखो इसे एंथनी, ये चाहता तो अपनी गन से तुम्हारे जिस्म के चिथड़े उड़ा देता, मगर इसने ऐसा ना करके गन गिरा दी। मुझे अफसोस है एंथनी कि तुम इसका भी मतलब नहीं समझे। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसका मतलब है बलिदान, क्योंकि हकीकत जानने के बाद ये खुद को जूली की हालत के लिए जिम्मेदार मानकर खुद को तुम्हारा गुनहगार मान रहा है। तुम इसे भले ही उड़ा दो एंथनी, मगर तब ये तुम्हारी हार होगी। हाँ, ये तुम्हारी हार होगी। जूली को इस हत्या का पता चलेगा तो वो कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, कभी नहीं। नहीं। और दूसरे ही पल गन एंथनी के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। तुमने मुझे सचमुच एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया इतिहास। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं डोगा। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम वापस लौट जाओ। ऐसे नहीं लौट सकता डोगा, ऐसे नहीं लौट सकता। इस बेगुनाह को तुम्हें सौंप कर ही लौटूंगा। मोनिका, इस लॉकेट के कारण ये मेरे सम्मोहन में बंधी मेरा आदेश मानने पर विवश थी। ये जिंदा है डोगा,
मैंने हवा की निकासी के लिए इसके ताबूत से ऊपर की जमीन तक ये पाइप लगा रखा था, क्योंकि मेरी दुश्मनी तुमसे थी। मोनिका की जान मैं कैसे ले सकता था। आओ एंथनी, अब चले। डॉक्टरों ने तुम्हारी जूली को खतरे से बाहर बता दिया था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी ठंडी आग कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।